नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। 7वें चरण की वोटिंग खत्म होने में अब 2 घंटे का वक्त बाकी है और जैसे ही वोटिंग खत्म होगी आपके सामने होगी देश की वो मेगा तस्वीर जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या तीसरी बार मोदी सरकार इतिहास रचने जा रही है या फिर इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के विजय रथ में बैरियर बनने वाला है। आंकड़ा क्या होगा, 400 पार या बहुमत के सामने लटक जाएगी तलवार। मोदी की गारंटी चलेगी या राहुल का संविधान वाला दांव चलेगा। मेरे साथ यहां देश के नामी एक्सपर्ट्स आपको नजर आ रहे हैं जो चुनाव के तमाम आंकड़ों का विश्लेषण भी करेंगे, आपको डिटेल में पूरी जानकारी देंगे। मैं आपको डेटा सेंटर भी लिए चलूंगा। मेरी सहयोगी शिरीन वहां पर मौजूद हैं जो हर बड़ी तस्वीर आप तक वहां से पहुंचाएंगी। इस मेगा कवरेज में देश के कोने कोने से एबीपी न्यूज के तमाम संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे जो आखिरी दौर की वोटिंग के दौरान ग्राउंड पर माहौल समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लोकसभा चुनाव का मेगा एग्जिट पोल जो बताएगा किसका चला जोर और कौन पड़ा कमजोर। दावों और वादों की सियासी लड़ाई के बीच 2024 का लोकसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। कुछ ही घंटे बाद 7वें चरण की वोटिंग भी खत्म हो जाएगी और अगर कुछ बचेगा तो सिर्फ इंतजार 4 जून का। इंतजार उन आंकड़ों का जो तय करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर 2024 से 2029 तक किसका राज रहेगा और इंतजार हर उस सीट का जहां हुई है इस बार कांटे की टक्कर। लेकिन 4 जून से पहले एक इंतजार उस एग्जिट पोल का भी है जिस पर पूरे देश की निगाह टिकी है। यह एग्जिट पोल बताएगा कि 7 चरण वाले इस लोकसभा चुनाव में सियासी हवा किधर चली। यह एग्जिट पोल बताएगा कि मोदी की गारंटी का जादू फिर चल गया या संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले इंडिया गठबंधन ने कोई खेल कर दिया। एक सवाल ये भी कि 400 पार वाले दावे में कितना दिखेगा दम या रह जाएगा सिर्फ चुनावी नारा। तो करिए कुछ मिनट का इंतजार, हर राज्य, हर सीट और हर बूथ की तस्वीर हो जाएगी साफ, क्योंकि एबीपी न्यूज पर शुरू हो चुका है सबसे भरोसेमंद और सबसे सटीक एग्जिट पोल। 2024 की यह सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो समापन की ओर है। लगभग 2 घंटे का और वक्त बचा है वोटिंग में और उसके बाद आखिरी चरण का मतदान भी खत्म हो जाएगा। नतीजों का इंतजार रहेगा, लेकिन एग्जिट पोल का इशारा बहुत कुछ साफ कर देता है, यानी पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तमाम आंकड़े एक एक करके आपके सामने हम रखने वाले हैं। आखिरी दौर की वोटिंग में 2 घंटे बाकी है। 3 बजे तक 57 सीटों पर 49.68% वोटिंग की सूचना मिल रही है। 3 बजे तक 57 सीटों पर लगभग 50% वोट। झारखंड में सबसे ज्यादा 60.14% वोटिंग की सूचना हमें मिल रही है, जबकि बिहार में बहुत ही स्लो, सबसे कम 42.95% मतदान। हर चरण में कितना मतदान हुआ यह जानना और समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। सीधे मैं आपको डेटा सेंटर लिए चलता हूं। मेरी सहयोगी श्रीन आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगी। बिल्कुल अखिलेश, 2024 का ये चुनाव जो बस अब से 2 घंटे बाद 7 चरण कंप्लीट हो जाएंगे, वोटिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद नतीजों का इंतजार। लेकिन ठीक उससे पहले हम दिखाएंगे एग्जिट पोल यानी सटीक अनुमान। लेकिन 2024 के चुनाव में वोटिंग का हिसाब किताब, आखिर कौन से चरण में कितना मतदान हुआ, क्या परसेंटेज रहा, ये पूरी तस्वीर आ गई है सामने। ये देखिए, पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हुआ था। 102 सीटों के लिए 66% मतदान पहले चरण में हुआ था। इसके बाद बारी दूसरे चरण की, जो तारीख थी 26 अप्रैल, 88 सीटों का रण था और 67% मतदान हुआ। इसके बाद तीसरे चरण में 7 मई को 93 सीटों के लिए वोटिंग हुई और 66% मतदान यहां दर्ज किया गया। फिर आया चौथा चरण और चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले गए थे 96 सीटों के लिए और यहां पर 69% मतदान दर्ज किया गया। फिर 5वें चरण की बारी 20 मई को 49 सीटों के लिए यहां पर वोटिंग हुई और 62% मतदान हुआ। इसके बाद अब छठा चरण जो 25 मई को संपन्न हुआ था, पूर्ण हुआ था। 25 मई को 58 सीटों के लिए वोट डाले गए थे और 63% मतदान हुआ था। अब 7वां चरण यानी कि आज
अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। 1 जून की ये तारीख। 57 सीटों के लिए वोट अब भी डाले जा रहे हैं, लेकिन फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है। जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़ा दिया जाएगा वो इस जीरो के बदले वो आंकड़ा आपके सामने होगा। अभी ये जीरो इसलिए क्योंकि वोटिंग अभी भी हो रही है, यानी फाइनल आंकड़ा आना बाकी है। पर 2024 के इस 7 चरणों का पूरा हिसाब किताब। अखिलेश, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए चौथे चरण में अब तक में सबसे अधिक वोटिंग हुई है 69%। तो आज 7वें चरण का जो मतदान हो रहा है, जो कि अब थोड़ी देर में खत्म होने वाला है, क्या ये रिकॉर्ड टूट पाएगा, इस पर हमारी निगाह है। तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। इस वक्त देश के 8 राज्यों में वोटिंग जारी है। 7 राज्यों में तो हालात सामान्य है, जो सूचनाएं वहां से हमें मिल रही हैं, लेकिन बंगाल से आज फिर वोटिंग के दिन हिंसा की तस्वीर सामने आ गई। संदेश खाली से जो जानकारी हमें मिल रही है, यहां मतदान केंद्र पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पहले झड़प हुई, फिर लाठी डंडे चले और देखते ही देखते फायरिंग की भी खबर सामने आ गई। माहौल इस कदर खराब हुआ कि महिलाओं ने थाना घेर लिया। बताया जा रहा है कि भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। हालांकि पुलिस को बल भी प्रयोग करना पड़ा। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं इस वक्त, भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। इस बीच पुलिस ने 19 साल के एक लड़के को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोग हिरासत में हैं। आरोप लगा था कि कुछ लोगों ने एक घर में बम रख दिया है। तो पश्चिम बंगाल से आप देखिए मतदान वाले दिन हिंसा की खबर। और आइए सीधे मैं आपको संदेश खाली लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी अवधेश मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। अवधेश, मतदान वाले दिन भी हिंसा की खबर, क्या और जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ आपने देखा वहां पर? बिल्कुल अखिलेश जी, सबसे पहले तस्वीर देखिए, देखिए बवाल हो गया है। ये रामबाड़ी पुलिस पोस्ट है और लगातार यहाँ पर महिलाओं ने थाने को घेर रखा है। आप देखिए सुरक्षा बल लगे हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो प्रशासन है हालात को काबू करने में अभी तक विफल नजर आ रहा है। आप देखिए इस तरफ भी महिलाओं का जो पूरा झुंड है वो चला रहा है। बड़ी संख्या में जो पुरुष हैं वो भी बाहर आ गए हैं। और ये पूरा जो मामला है अगराटी गांव का है। दरअसल आज संदेश खाली में 3 बवाल हुए। पहला हुआ बूथ नंबर 33 पर, जो काबू कर लिया गया। यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता को पीटा था। उसके बाद दूसरा 25 और 26 का मामला आया, जहां पर बीजेपी वालों ने टीएमसी को पीट दिया। और अब ये देखिए अगराटी गांव में जो बम की सूचना आई थी, एक बच्चे को, 19 साल के बच्चे को पुलिस ने पकड़ा, तो उसे तो छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में रखा है उन्हें छुड़ाने के लिए ये भीड़ उग्र है। और आप देखिए किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर ये लोग बैरिकेडिंग को तोड़ने की कई बार कोशिश कर चुके हैं। और लगातार इनकी मांग यही है कि जो भी हिरासत में लोग लिए गए हैं वो गलत किया गया है, उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। और इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं ये पत्थर, देखिए ये थोड़ी देर पहले यही वो पत्थर थे जो पुलिस पर बरस रहे थे। पुलिस लोगों पर पत्थर बरसा रही थी। तो पूरी तरीके से जो मामला था वो बुरी स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। और अभी भी स्थिति कोई काबू में नहीं है। आप देखिए ये जो महिलाएं हैं ये लगातार उग्र हैं। पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई हैं यहाँ पर। और आप देखिए अब भीड़ उस तरफ जा रही है। यहाँ पर अखिलेश किसी भी वक्त कुछ भी हो जाता है। दोपहर 11:30 बजे से लेकर अब तक आधा घंटा कोई भी ऐसा नहीं किया है जब बवाल न हुआ हो। और देखिए भीड़ ने अब शायद अस्पताल की तरफ रुख कर लिया है। वहाँ कौन सा बवाल होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से अभी जी मतदान वाले दिन इस तरह की जो स्थिति वहां नजर आ रही है। लेकिन अवधेश, आप अपना भी ख्याल रखिए, सुरक्षित रहकर रिपोर्टिंग कीजिए, बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं कभी भी वाकई में कुछ भी हो सकता है। इस मसले पर हम बातचीत भी करेंगे। अभय दुबे जी को आप देख सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी भी हैं, विजय त्रिवेदी जी भी हैं, सबसे हम बातचीत करेंगे। अंकित गुप्ता के पास मैं आपको लिए चलूंगा, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश कुमार पटना से हमारे साथ मौजूद हैं, सचिन कुमार चंडीगढ़ से हैं, अवधेश मिश्रा जिन्हें आप देख रहे हैं संदेश खाली से, वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मंडी भी मैं आपको लिए चलूंगा जैनेन्द्र के पास, और अभिषेक उपाध्याय कन्याकुमारी में हैं। प्रकाश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बिहार में 8 लोकसभा की सीटों पर इस आखिरी चरण में मतदान हुआ, क्या सूचना वहां से मिल रही है? देखिए जो सूचनाएं हैं उसके मुताबिक पटना साहिब जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पर सबसे कम मतदान हो रहा है। मैं यहाँ पटना विमेंस कॉलेज में हूँ। यहाँ पर कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने जाने का सिलसिला है, लेकिन कतार नहीं है। वहीं पाटलिपुत्र जहाँ से कि लालू की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में से सबसे ज़्यादा अभी तक करीब 50% मतदान हो चुका है।
तो सबसे कम बगल के क्षेत्र में पटना शहर जो पटना साहिब है और बगल में ही पाटलिपुत्रा है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण इलाकों में जमकर मतदान किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा मतदान नहीं हो रहा है। कांटे की टक्कर है रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच में। तो वहीं काराकाट पर सबकी नज़र है, क्योंकि काराकाट से भोजपुरी के स्टार पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में वहां भी ये देखा जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत करीब 45% तक पहुंच चुका है 3 बजे तक। तो ये जो गहमा गहमी देखी जा रही है, वोटरों के बीच में कहीं उत्साह है तो कहीं पर नरमी देखी जा रही है। गर्मी उस कदर नहीं है, कई इलाकों में गर्मी जरूर है, लेकिन कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से लू का असर कम है। बावजूद इसके वोटर जो परसेंटेज जिस हिसाब से आऊंगा प्रकाश आपके पास आगे भी आऊंगा, हम दोबारा भी लौटेंगे, आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। लेकिन जरा हिमाचल प्रदेश चलते हैं, मंडी का मैं रुख करना चाहूंगा, जहां से कंगना रनौत बीजेपी की प्रत्याशी हैं और विक्रमादित्य सिंह उनके सामने हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं। मेरे सहयोगी जैनेंद्र कुमार भी आज सुबह से लगातार मंडी से खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जैनेंद्र, अभी क्या स्थिति है, मतदान को लेकर क्या अपडेट है? अखिलेश, देखिए हिमाचल प्रदेश में मिजाज के मुताबिक ही शांतिपूर्वक का मतदान हो रहा है। 3 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 60% से ज्यादा मतदान हिमाचल प्रदेश की जो 4 लोकसभा की सीटें हैं मंडी जिनमें शामिल है उनमें हो चुकी है। और हिमाचल प्रदेश में 4 जो लोकसभा की सीटें उन पर तो नजर है ही, साथ ही साथ 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है। अखिलेश, राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी में चले गए थे, उन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उन सीटों के नतीजों पर कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार का भविष्य टिका हुआ है। जहां तक मंडी सीट का सवाल है, यहां पर दिलचस्प लड़ाई है, सुबह से हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। कंगना और विक्रमादित्य के बीच दोनों ही आज अपने अपनी जिस विधानसभा में उनका घर है, अपने अपने गृह विधानसभा में दोनों ने पूजा पाठ की और इसके बाद बूथों का मुआयना किया। वोटिंग शांतिपूर्वक चल रही है। देखिए अभी जिस बूथ पर हमें कई कुछ महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं, किस मुद्दे पर आप वोट कर रही हैं? कुछ नहीं बोलना चाहते, आप कुछ बोलना चाहिए? हम चाहेंगे कि अच्छी सरकार का चुनाव जो हमारे मत में हो। जैनेंद्र, आप बताइए। तो ये ठीक है, नहीं बता रही है, गुप्त मतदान होना चाहिए। जैनेंद्र सही है, वो आपको नहीं कुछ बता रही है। मैं आऊंगा फिर आपके पास, लेकिन चलते हैं जरा वाराणसी। अंकित गुप्ता हमारे साथ वहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित, बनारस प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, आज क्या मिजाज वहां वोटर्स का दिखा आपको? अखिलेश, मैं ये कहूंगा कि अभी 2 दिन पहले जब आप भी यहाँ थे, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे ना, इतने तापमान में कौन बाहर निकलेगा, 47 डिग्री पारा था। आज गनीमत यह है कि 42 डिग्री पारा रहा है और दोपहर 3 बजे तक 48% से ज्यादा मतदान हो चुका है। पिछली बार कितना हुआ था? 57%। 2014 में कितना हुआ था? 58%। तो अभी 3 बजे तक का आंकड़ा तो ये उम्मीद जगा रहा है कि 2014 और 19 के मुकाबले इस बार ज्यादा मतदान हो सकता है, क्योंकि मौसम जितनी जो उम्मीद की जा रही थी गर्मी होगी उतनी नहीं हुई और उसके चलते मतदाता घरों से निकले हैं। लेकिन वाराणसी चर्चा में क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है, यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का लक्ष्य है वो इस सीट से जो एक तरह से ऐतिहासिक मैंडेट दिलवाने का है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जो है ऐतिहासिक मैंडेट यहां लेकर के जीत हासिल करेंगे? क्योंकि अजय राय हैं मुकाबले में, वो इस बार साझा उम्मीदवार है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के, और उनका यह कहना है कि जितने वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेंगे उससे मुझे दुगने मिलेंगे। तो मुकाबला काफी दिलचस्प है। लेकिन अगर मैं जमीन की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो तमाम समर्थक हैं या पार्टी के नेता हैं, वो यही लगातार जो है उम्मीद कर रहे हैं कि वाराणसी की जनता इस बार उनको ऐतिहासिक मैंडेट से संसद भेजेगी। मसला दरअसल यही है अंकित वहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जीतेंगे, ये तो लगभग तय है। हालांकि नतीजों के पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जीतेंगे ही। हाँ, मार्जिन क्या होगा ये सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि काशी से पूरे पूर्वांचल में क्या संदेश जा रहा है? क्या पूर्वांचल के भी सारे समीकरण बनारस से साध लिए जाएंगे? क्योंकि वहां कड़े टक्कर की बात कही जा रही है तमाम दलों के बीच में। मैं अब जरा चंडीगढ़ चलता हूं, सचिन कुमार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हमारे सहयोगी। क्या अपडेट सचिन आपके पास है? वोटिंग को लेकर क्या जानकारी और मिल पा रही है? जी अखिलेश, देखिए चंडीगढ़ में बेस्ट वोटिंग हो रही है, क्योंकि 52.61% वोटिंग जो है वो 3 बजे तक हो गई है। और उसकी रिफ्लेक्शन जो है हम चंडीगढ़ के इस पोलिंग स्टेशन पे आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे लंबी कतारें लगी हैं। गर्मी है, गर्मी के बावजूद लोग जो हैं बड़ी संख्या में आ रहे हैं वोट करने, और काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं वोटर्स से जान लेते हैं मुद्दे भी, और कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे आप कितनी देर से खड़े हैं? ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। बड़ा इंतजार करना पड़ रहा है आपको, लंबी लाइन है काफ़ी आप लोगों को वोट करने के लिए? इंतजार तो करना पड़ रहा है काफ़ी। तो क्या है जिन मुद्दों के ऊपर वोट करेंगे? हेल्थ सिस्टम, हेल्थ के लिए
सिस्टम ठीक होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, मिनिमम वेजेस होना चाहिए। ये सब तो लेबर का तबका है, यही रीढ़ की हड्डी है, इनका कुछ होता नहीं है। इनको सिर्फ आदमी एक बोतल दारू पे, लेडीज सूट पे, बस उसी चीज़ पे वोट करते हैं। अखिलेश, चंडीगढ़ में ब्रिस्क वोटिंग हो रही है, पर चंडीगढ़ कैपिटल है पंजाब की, पर पंजाब की भी बात कर लें तो पंजाब में पोलिंग जो है कमोबेश कम हो रही है। लगभग 47% वोटिंग जो है हुई थी 3 बजे तक पंजाब में, तो चंडीगढ़ के मुकाबले होता अदरवाइज ये है कि जो कैपिटल सिटीज होती हैं वहाँ पे वोटर उदासीन होता है, वहाँ पे कम वोटिंग होती है, पर चंडीगढ़ में पंजाब के बजाय कम वोटिंग हो रही है। और बता दूं, चलिए 6 बजे तक कितना मतदान होता है, जब मतदान खत्म होगा तब वो आंकड़े भी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। आप जानकारी हमें दीजिएगा जरूर। एग्जिट पोल बस शुरू होने ही वाला है, तमाम आंकड़े बस थोड़ी देर में हम आपको दिखाने वाले हैं। उधर कन्याकुमारी की अगर बात की जाए तो करीब 45 घंटों की ध्यान साधना पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी से अब रवाना हो चुके हैं। कन्याकुमारी में पीएम मोदी की साधना पूरी हो गई। 45 घंटे की ये पूरी साधना प्रधानमंत्री की रही वहां पर, और प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवल्लुवर को नमन भी किया। उनकी विशालकाय प्रतिमा के पास वो पहुंचे थे, माल्यार्पण उन्होंने किया। हम सीधे आपको कन्याकुमारी लिए चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लगातार वहां से जुड़े हुए हैं, हर खबर आप तक वो पहुंचा रहे थे। और अभिषेक, सवाल यही है, चुनाव वाले दिन भी प्रधानमंत्री वहां से लगातार दिखते रहे, आज क्या बड़ा संदेश गया कन्याकुमारी से? देखिए अखिलेश, 2 संदेश है। पहला संदेश ये है कि यहाँ से प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें आ रही थी, वो तस्वीरें जो एक भारत की सांस्कृतिक परंपरा है और जिस परंपरा के साथ बीजेपी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अपने आप को एसोसिएट करता है, ये उसकी तस्वीरें हैं। और इसका सीधा असर वहां हो रहा है जहां पर बीजेपी को ऐसी उम्मीद है, जहां वोटिंग हो रही है। लेकिन जो दूसरी तस्वीरें नीरज मेरे साथ हैं, वो है साउथ में बीजेपी के मिशन साउथ के लिए। कि नीरज, साउथ जो है बीजेपी के लिए गेटवे, नॉर्थ में कह रहे हैं सैचुरेशन है नॉर्थ में, तो पर साउथ में बहुत कुछ अभी बीजेपी के लिए उम्मीद है। देखिए, साउथ की 129 सीटें हैं। अगर 5 राज्यों की बात करें, 2 राज्य ऐसे हैं कर्नाटक और तेलंगाना, इन 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति में है। अब 3 जो राज्य हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनको गेन करनी है। लेकिन चूंकि चुनाव साउथ का संपन्न हो चुका है, पीएम आज साउथ में ज़रूर थे, लेकिन जो आपने पहले ही कहा कि जो उनका मैसेज था वो नॉर्थ के लिए था, क्योंकि नॉर्थ की जो 57 सीट है उसमें आज वोटिंग हो रही थी। तो हर तस्वीर ठीक कर रहे हैं। मगर बीजेपी का जो मिशन साउथ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ तैयारी की है, केरल, तमिलनाडु, जहां खाता नहीं खुलता था, वहां भी बीजेपी ने इस बार ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो उसको उम्मीदें हैं। निश्चित रूप में अभिषेक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जहां पे खड़े, ये कन्याकुमारी पहले भी भारतीय जनता पार्टी को जीत चुकी है 2014 में, बिल्कुल। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया और उन्हें उम्मीद है। ये है अखिलेश जो बात कर रहे हैं नीरज, और हम बीजेपी के लिए मिशन साउथ भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये तस्वीरें, जिनका कि एक जो मैंने आपसे कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उससे जो जाकर के मैच करती है। ठीक है नीरज और अभिषेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी की एक बड़ी खबर आप तक पहले मैं पहुंचा दूं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। इस बैठक में ममता बनर्जी और महबूबा मुफ्ती के अलावा इंडिया ब्लॉक के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद हैं। खड़गे ने बैठक से कार्यकर्ताओं के नाम बाकायदा संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और मतगणना के दिन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। हालांकि ममता बनर्जी यहां पर नहीं पहुंची हैं। और निधि हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस बैठक पर नजर बनाकर रखी है। निधि, क्या और अपडेट आपको मिल पा रहा है? कुछ और जानकारी मिल पा रही है इस बैठक से? बिल्कुल अखिलेश, देखिए ये गठबंधन ये बैठक लगभग 1 घंटे चली है और इंडिया ब्लॉक यानी गठबंधन बना ही इसलिए था ताकि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी को डिफीट किया जा सके। और ऐसे में आज जब आखिरी चरण को लेकर पोलिंग अपने अंतिम दौर में है, तब ये बैठक यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बुलाई गई, जिसमें 23 इंडिया ब्लॉक के बड़े चेहरे शामिल रहे। कल्पना सोरेन से लेकर अरविंद केजरीवाल हो या तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव हो। और मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। थोड़ी ही देर में संभव है कि यहाँ आकर वो मीडिया में बाइट दे जो बड़े चेहरे हैं उनमें से। और इस मीटिंग में किन विषयों पर चर्चा हुई? सबसे पहले तो किस तरीके से रिजल्ट के दिन, पोलिंग के दिन, रिजल्ट 4 जून को की
क्या तैयारी करनी है, किस तरीके से ईवीएम और तमाम चीज़ों पर नज़र रखनी है और एक संदेश देने की भी कोशिश है कि हम शुरू से साथ हैं और ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके भी ये कहा है कि हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तो तमाम विषयों पर इनफॉर्मल तरीके की ये चर्चा हुई है। हालांकि एक बात है जिस पर नज़र है, क्या उस पर चर्चा हुई है पीएम अगर, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लगता है कि इस बार सीटें ज़्यादा आएगी और संभव है कि वो अच्छा रिजल्ट, अच्छा प्रदर्शन करे, तो ऐसे में क्या चेहरा कौन होगा, क्या इस पर भी चर्चा हुई है? फिलहाल नजर बनी हुई है। थोड़ी देर में आधिकारिक बाइट होगी और उसके बाद सब कुछ सामने निधि, अंदर खाने से कोई और जानकारी मिले तो हम तक आप जरूर पहुंचाइएगा, हम दर्शकों तक वो इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे। लेकिन राकेश जी, मुझे एक बात बताइए, आप भी सुन रहे थे बैठक को लेकर तमाम जो जानकारियां आ रही हैं, आपको इसका मकसद वैसे क्या नजर आता है? आज अभी बैठक, अभी मतदान खत्म नहीं हुआ है। देखिए, बैठक के 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये देखिए कि इस बैठक से पहले कांग्रेस की तरफ से एक घोषणा की गई कि जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होगी उसका प्रधानमंत्री होगा। तो पैन इंडिया तो कांग्रेस लड़ी है, बाकी क्षेत्रीय दल तो लड़े नहीं हैं, तो स्वाभाविक है कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद पे दावेदारी की गई। अभी निधि बता रही थी कि शायद प्रधानमंत्री के चेहरे पे चर्चा हुई होगी। मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन 11 महीने में संयोजक नियुक्त नहीं कर पाया, वो 24 घंटे में प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर लेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। तीसरी बात ये हो सकती है कि इस बैठक में शायद एक दूसरे को ये भी टटोला गया हो कि यदि परिस्थितियाँ विपरीत हुई तो कहीं ऐसा तो नहीं है कोई इंडिया गठबंधन की तरफ भी हाथ बढ़ा दे। तो ये सारे समीकरणों को देखते हुए इनको लगा कि मतगणना से पहले एक बार हमें बैठ लेना। अच्छा भैया जी, एक बात बताइए, लेकिन जो खबर आ गई कि ममता बनर्जी नहीं है इस बैठक में, महबूबा मुफ्ती नहीं है, इसको कैसे देखा जाए? क्या कोई मतलब अनबन हो गई होगी, क्या हो सकता है? अनबन की संभावना तो अभी नहीं कहना चाहिए कि अनबन हुई है, क्योंकि ममता जी ने साफ कर दिया कि इलेक्शन हो रहा है और आज सबसे महत्वपूर्ण 9 सीटें हैं जहां पर ममता बनर्जी के लिए चुनाव हो रहा है। सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, बस बीच में टोक रहा हूं आपको, क्योंकि ये ममता बनर्जी जो हैं वो पूरे देश में तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ती है इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं, उनको संविधान बचाना होता है सबके साथ मिलकर, वहां अलग लड़ती है कांग्रेस से। हाँ, वो अलग लड़ रही है, पूरा इलेक्शन ही उन्होंने अलग से लड़ा है, तो इसलिए वो, और उससे पहले उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि वो गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगी, बाहर से सपोर्ट करेंगी, लेकिन बाद में उसकी सफाई भी दी। मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती जब भी चुनाव नतीजे आएंगे उसके बाद क्या रणनीति अपनानी है उस पर करेंगे। और ये जो बैठक भी हो रही है, इससे प्रधानमंत्री पद पर चर्चा हो रही होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी आज की तारीख में एक तो, अब आज आप चर्चा नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के ध्यान पर, तो आप फोटो दिखा रहे हैं, इसको भी अभी इलेक्शन चल रहा है तो दिखा रहे हैं, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है वो ये है कि इस बैठक में चर्चा की जा रही है कि पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट रहे। अच्छा। और कोई यहाँ से निकल कर नहीं जाए, और यदि एनडीए गठबंधन से कुछ लोग आ सकते हैं, जैसे राकेश जी ने जिक्र किया कि मान लो स्थिति अलग हो, तो उनको कैसे लिया जा सकता है, उन सब चीज़ों पर नज़र रखे और ख़ास तौर से कोशिश की जाए कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन के जो आज की तारीख में दल हैं वो साथ रहें, तो उसी के साथ बना रहना ज़्यादा जरूरी है। क्या ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम साथ साथ हैं फोटो के जरिए? नहीं, देखिए, अभी तो चुनाव साथ साथ ही लड़े हैं, तो ये फोटो ना भी खिंचवाते तो भी साथ साथ वाला, अभी तो अलग होने की कोई बात आई नहीं है, वो तो नतीजों के बाद स्थिति आएगी सामने कि क्या हो। लेकिन मुझे लगता है ये बैठक 2 कारणों से बुलानी जरूर पड़ गई। पहली ये कि इंडिया गठबंधन समय जो है वो उसके पास बहुत कम है। भाई आज आप एग्जिट पोल दिखाएंगे और 2 दिन बाद रिजल्ट आएंगे, तो वो आज जैसे बैठक में जो मुझे लगता है हर क्षेत्रीय दल ने अपना फीडबैक दिया होगा कि भाई महाराष्ट्र में इतनी सीटें जीत रहे हैं, बिहार में इतनी जीत रहे हैं, यहाँ इतनी जीत रहे हैं, तो उससे एक असेसमेंट बनाया होगा इन लोगों ने, और उस असेसमेंट के बाद आगे क्या रणनीति होगी, किसको कहाँ साधना है, किसको कहाँ रोकना है, किसको कहाँ पकड़ना है, किसको कैसे करना है, उसके भी जिम्मेदारियाँ बांटी गई होंगी। और तीसरी बात ये है कि ये मैसेज भी देना है कि भाई हम एकजुट हैं। रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी ने पहले दिन ही कह दिया था कि मैं चूँकि चक्रवात और चुनाव में व्यस्त हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। महबूबा मुफ्ती ने पहले आने के लिए कहा था, लेकिन कश्मीर में जिस तरह महबूबा और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, तो शायद उस कारण ना आई हो, या क्या कारण है। वोटिंग वाले दिन भी बहुत परेशान थी, लगातार वहां प्रदर्शन वगैरह भी कर रही थी, तो वो उनका कारण हो। लेकिन ये बैठक एक तरह से, चूंकि हमेशा इंडिया गठबंधन पर सुस्ती के आरोप लगते रहे, अभी जैसे शुक्ला जी ने कहा संयोजक नहीं चुन पाए, तो इस तरह के आरोपों से बचने के लिए भी ये बैठक इसलिए बुलाई गई ताकि थोड़ा सा एक्टिव होकर के वो आगे की भविष्य की योजना और रणनीति बना सके। ठीक है अभय जी, और ये ममता बनर्जी की कुछ तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं जो हम दर्शकों को अभी दिखा रहे थे। ये देखिए, ये आज जो मतदान चल रहा है 7वें चरण का, आखिरी आज मतदान का दिन है, इसके बाद चुनाव
का समापन हो जाएगा, नतीजों का इंतजार रहेगा। लेकिन जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, ये कलकत्ता की तस्वीर है, कोलकाता की। लेकिन अभय जी, बैठक में ममता बनर्जी नहीं गई, खैर उस चीज को छोड़िए। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये बैठक आप सामान्य मानते हैं वैसे ही, या कुछ खास इसका मकसद हो सकता है इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है? इंडिया गठबंधन का चरित्र है, उसकी जो संरचना है, उसमें इस तरह की बैठकें बार बार उन्हें करनी चाहिए। मैं समझता हूं उन्होंने कम बैठकें की हैं। अब आप इसकी तुलना में देखिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ यानी एनडीए को, एनडीए की कोई बैठक हुई है? चुनाव से पहले बैठकें हुई थी, उसके बाद में दूर दूर तक बैठक का कोई पता नहीं है। चुनाव से पहले एक बैठक हुई थी, क्योंकि वहां पे सब कुछ भाजपा है, बाकी सब लोग बहुत ही छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, बिल्कुल भाजपा के इधर उधर घूमने वाले हैं। जबकि इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, लेकिन बाकी पार्टियां भी क्षेत्रीय स्तर पर बहुत ही शक्तिशाली पार्टियां हैं। तो उनकी लगातार बैठक होते रहना, उनके टिके रहने के लिए, उनकी सुव्यवस्था के लिए, उनकी उसमें आपस में लय बनी रहे, तालमेल बना रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है। जबकि एनडीए के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए उनको लगातार बैठक करते रहना है। उनको एनडीए बैठक करे भी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सवाल यहां से खड़ा होता है राकेश जी, कि इसको क्या माने अभी जी जो कह रहे हैं कि एनडीए में स्थिति है, वहां एक सबसे मजबूत दल है, यहां नहीं है, बार बार बैठक करें, ये मजबूती है इंडिया गठबंधन की कमजोरी है? फिर ये मेरे हिसाब से जो अभय जी जो बोल रहे हैं, दोनों में बेसिक अंतर है। कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दलों पे निर्भर है और क्षेत्रीय दल भाजपा पे निर्भर है, ये बेसिक अंतर है। जो भी क्षेत्रीय दल एनडीए गठबंधन में है, जीतन राम मांझी कहते हैं हम मोदी के कारण जीतेंगे, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं हम मोदी के कारण जीतेंगे, अनुप्रिया पटेल कहती है हम मोदी के कारण जीतेंगे। एक भी इंडिया गठबंधन के दल को बताइए जो कह रहा हो कि हम कांग्रेस में राहुल गांधी या खड़गे जी के कारण जीत रहे। दोनों में बेसिक ये अंतर है। इसलिए इंडिया गठबंधन और एनडीए का अंतर ही बताता है कि एनडीए में रोज बैठक करने की आवश्यकता नहीं है और इंडिया गठबंधन में रोज बैठक करने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। हम फौरन लौटेंगे। ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। एग्जिट पोल आप देखने वाले हैं, बस शुरू होने वाला है एग्जिट पोल। और इस बीच में आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल से विदा होते समय वहां पर रजिस्टर में अपने अनुभव को साझा किया है। जो संदेश उन्होंने लिखा, यहां आकर अलौकिक और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। पीएम ने यह भी लिखा कि स्वामी जी के सपनों का भारत आकार दे रहा है। प्रधानमंत्री ने वहां पर लिखा कि उनके जीवन का पल पल और शरीर का कण कण सदैव राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहेगा। तो प्रधानमंत्री का एक आध्यात्मिक पहलू जब वहां पर पहुंचे, ध्यान लगाने के बाद, उसके बाद उन्होंने जो तमाम बातें लिखी वहां पर उस रजिस्टर में, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें वहां की जब प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे। और विजय जी, जाहिर तौर पर आप इसकी आलोचना कर लें या विपक्ष जो भी कह ले, लेकिन चुनाव वाले दिन भी एक बड़ा संदेश देने में कामयाब रहे प्रधानमंत्री। बिल्कुल ठीक बात है, ये एक्सरसाइज उस तरह से की गई और उसका आपके पास एक रास्ता भी कि प्रधानमंत्री ध्यान के लिए जा रहे हैं। एक तो ये समझने की जरूरत है कि बहुत सारे लोगों ने इस बात पर आलोचना की कि प्रधानमंत्री जी को कवर किया जा रहा है। यदि आप रिकॉर्ड देखें सरकार का, तो प्रधानमंत्री का कहीं भी मूवमेंट होगा तो उसका सरकारी रिकॉर्ड होता है। आज भी तारीख में भी आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के गंगा स्नान के फोटो देख सकते हैं। बिल्कुल, तो उसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये आपत्ति रही कि भाई चुनाव हो रहा था, उसी दौरान वो ये किया गया, तो वो एक मैसेज देने में वो कामयाब हुए। अब इस पे इलेक्शन कमीशन को अपना रुख रखना चाहिए था, साफ करना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। लेकिन प्रधानमंत्री अपना एक मैसेज, और नरेंद्र मोदी और विवेकानंद अपने आप को जोड़कर वो विकसित भारत, जो जब अमेरिका में शिकागो में जो विवेकानंद ने भाषण दिया है विकसित भारत की बात, उसी सपनों को लेकर वो एक मैसेज देने की कोशिश उन्होंने प्रधानमंत्री। विनोद छोटे बताइएगा, मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। विपक्ष भी तो ऐसी कोई रणनीति तैयार कर सकता था ना कि अगर वो भी कैमरे में दिखता रहे सिवाय आलोचना के। नहीं, बहुत छोटे बताऊंगा। विपक्ष बिल्कुल कर सकता था। मेरा तो मानना है विपक्ष को बजाय आलोचना करने के उसको भी एक बड़ी लकीर खींची चाहिए थी। बेहतर होता राहुल गांधी किसानों के बीच में जाके बैठ जाते कि खेत में जाके, या अम्बेडकर के चैत्य भूमि चले जाते नागपुर। तो मतलब वो भी एक लकीर खींचते। जब प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो उनको करने में क्या दिक्कत थी।